हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई वॉरियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। आप लोग पढ़ रहे क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर सेकंड, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये इस चैप्टर का दूसरा क्लास होगा, यानी ये पार्ट सेकंड है। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट को अटेंड नहीं किया है, पहले पार्ट फर्स्ट को अटेंड कर। चलिए ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिमाइंड करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, उसके बाद फिर आगे के क्लास में क्या हम लोग सीखेंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था वो। जो बच्चे अभी भी ऐप पे वेट कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि आज क्लास जो है यूट्यूब पे ही चलेगी। तो जब हम पार्ट फर्स्ट इस चैप्टर का पढ़ रहे थे तो उसमें हमने शुरुआत कहां से किया था? फ्लावर की स्ट्रक्चर से। ये चीजें तो क्लियर है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो हमने पुष्प की संरचना से स्टार्ट किया था। पुष्प के सारे पार्ट्स को हमने काफी डिटेल में समझा है, हर एक पार्ट को काफी बारीकी से समझा है। उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट पे गए। ठीक है, फिर पुष्प के बारे में समझना शुरू किए कि पुष्प क्या होता है, पुष्प पौधे का कौन सा अंग होता है, पुष्प कब बनता है, पुष्प बनने की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीजें, और पुष्प और मनुष्यों के बीच में क्या संबंध है, इस चीजों पे भी हमने डिस्कशन किया पिछले क्लास में। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा पुष्प कौन सा है। इन सारी बातों पे हमने, इन सारी चीजों पे हमने चर्चा किया। फिर थोड़ा सा आगे गए और आगे जाने के बाद हम लोगों ने पुष्प के चक्र को पढ़ना शुरू किया कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं। तो हमने देखा कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं, जायांग होते हैं, पुमंग होते हैं, दलपुंज होते हैं और फिर क्या होते हैं? बाह्यदल पुंज होते हैं। चारों चक्रों में से हमने पहले चक्र को पढ़ना शुरू किया था और वो था जायांग यानी गाइनोसियम। गाइनोसियम को हमने काफी डिटेल में समझा। ठीक है, हमने देखा कि जायांग जो होता है स्त्री केसर के समूह को कहा जाता है। जायांग की इकाई स्त्री केसर होती है और एक स्त्री केसर का हमने डायग्राम भी बनाया था और काफी बारीकी से हर एक पार्ट को समझाया था। तो आई थिंक आप लोगों को रिमाइंड हो गया होगा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। ठीक है, अब क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या सीखेंगे। तो अभी हम लोगों ने जायांग को कवर कर लिया पिछले क्लास में, तो इस क्लास में हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? तो पुमंग से करेंगे। ठीक है, अभी भी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे कनेक्ट हो पाए। चलिए, तो यहां पर जरा सा देखिए, हम लोग आज शुरुआत कहां से करेंगे? पुमंग से करेंगे। ठीक है, पुमंग जिसको आप लोग इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हो, पुमंग जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? एंड्रोसियम कहते हो। आज की क्लास की शुरुआत हम यहां से करेंगे। पुमंग होता क्या है बउआ? पढ़ा था आपने। क्रिस कुमार हेलो कह रहे हैं, कुछ बात है क्या? क्रिस कुमार, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, हम लोग एंड्रोसियम के बारे में आज पढ़ेंगे, पुमंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जायांग की चर्चा पिछले क्लास में अच्छी तरीके से, काफी बारीकी से और हर एक पॉइंट डिटेल में हो चुकी है। ठीक है, आज हम लोग पुमंग पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए पुमंग होता क्या है। तो जायांग, ये बीच वाला भाग जो था ये जायांग था, आपको याद होगा। अगर आपने पिछली क्लास को अटेंड किया है तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि ये बीच वाला जो पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट था इसे हमने स्त्री केसर कहा था और स्त्री केसर के समूह को हमने जायांग कहा था। अब हम बात इसके आसपास के डंडल जैसी संरचना पे करेंगे। योगेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बउआ। इसके आसपास की जो डंडल जैसी संरचना है उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ अगल बगल में आपको डंडल जैसी संरचनाएं देखने को मिल रही है, अगल बगल में डंडल जैसी संरचनाएं देखने को मिल रही है। ये जो डंडल जैसी संरचनाएं हैं बेसिकली ये जो है इसी को पुमंग कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। तो एक फूल के अंदर जो भी नर जनन तंत्र होते हैं, नर जनन अंग होते हैं, ठीक है, तो जो भी नर जनन अंग एक फूल के अंदर पाया जाएगा उनके समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीजें समझ में आ गई होगी कि सर जी ये पुमंग है क्या। तो यह पुष्प के सभी नर जनन अंगों को सूचित करता है। अब जो जायांग था वो किसको सूचित कर रहा था? एक पुष्प के सभी मादा जनन अंगों को सूचित कर रहा था। वही पुमंग क्या होगा? एक पुष्प के सभी नर जनन अंगों को सूचित करेगा। क्या बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? चलिए ठीक है बउआ, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो जिस तरीके से पुमंग, जायांग जो है एक पुष्प के सभी मादा जनन अंगों को सूचित कर रहा था, उसी तरीके से पुमंग जो है एक पुष्प के सभी नर जनन अंगों को सूचित करता है। ठीक है, अब देखिए जो पुंकेसर है, आपने पढ़ा था कि ये जो संरचना है बेसिकली क्या होता है बउआ? पुंकेसर होता है। एक पुष्प का एक नर जनन अंग की बात की जाए, सभी नर जनन अंग को तो पुमंग कहेंगे, लेकिन एक नर जनन अंग को क्या कहेंगे? एक नर जनन अंग को पुंकेसर कहेंगे या फिर स्टैमेन
कहेंगे, पुंकेसर या फिर क्या कहेंगे, अस्टेमन। तो एक नर जनन अंग यदि पुंकेसर है, यानी पुंकेसरों के समूह को हम लोग क्या कह रहे हैं, पुमंग कह रहे हैं या एंड्रोसियम कह रहे हैं। और इस तरीके से पुमंग की इकाई क्या हो जाएगी, यदि पुंकेसरों का समूह पुमंग है तो पुमंग की इकाई कौन हो जाएगी, पुंकेसर यानी अस्टेमन हो जाएगा। और एक जो पुंकेसर होता है एक पुष्प के एक नर जनन अंग को सूचित करता है, ठीक है। और एक पुंकेसर के यदि हम भागों की बात करें तो एक पुंकेसर जो है दो हिस्से में बटा होता है। एक पुंकेसर कितने हिस्से में बटा होता है, दो हिस्से में बटा होता है। सबसे ऊपरी जो गुंबद जैसी संरचना है इसे परागकोश या एंथर कहते हैं, और निचली जो डंडल जैसी संरचना है उसे तंतु या फिर फिलामेंट कहते हैं। पिक्चर के थ्रू समझते हैं चीजों को। चलिए, तो हम यहां पर क्या है, एक पराग को एक जो है पुंकेसर का पिक्चर बनाते हैं। ये 2 मार्क्स में आपके बोर्ड में पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि पुंकेसर का पिक्चर बनाइए। तो इस तरीके से हमने एक पुंकेसर का क्या किया, पिक्चर को ड्रॉ किया, ठीक है। पुंकेसर में क्या नजर आ रहा है, ऊपर जो गुंबद जैसी संरचना नजर आ रही है, ऊपर जो गुंबद जैसी संरचना आपको नजर आ रही है, इस गुंबद जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं परागकोश। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। परागकोश या फिर क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे, ठीक है। तो एक पुंकेसर की ऊपरी गुंबद जैसी संरचना जो होती है वो परागकोश कहलाती है या फिर एंथर कहलाती है। और नीचे जो डंडल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे हम लोग सिंपली तंतु कहते हैं या फिर फिलामेंट कहते हैं। तंतु कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है कि एक परागकोश के कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग। ऊपर सॉरी, एक पुंकेसर के कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग। पुंकेसर का ऊपरी जो गुंबद जैसी संरचना है इसे हम परागकोश या एंथर कहेंगे, और नीचे डंडल जैसी जो संरचना है उसे तंतु या फिर क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। अब देखिए, ये जो परागकोश है, ठीक है, ये जो परागकोश है सामान्यतः द्विपालिक स्थिति में होते हैं। परागकोश सामान्यतः जो है किस स्थिति में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, जो परागकोश होता है वो सामान्यतः आपको कौन सी स्थिति में देखने को मिलेगा, द्विपालिक यानी बाइलॉब्ड स्थिति में देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर जी ये द्विपालिक का मतलब क्या है। तो जब एक परागकोश को आप काटोगे ना तो आप क्या पाओगे, जब एक परागकोश को जब आप काटोगे इसे तो आप पाओगे कि परागकोश जो है 2 पाली में बटा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि परागकोश जो होता है ये कौन सी स्थिति में होती है, द्विपालिक स्थिति में होती है। हम आगे देखेंगे, हम परागकोश को काटेंगे, परागकोश को काट करके हम देखेंगे कि वास्तविक में परागकोश जो है द्विपालिक होती है या नहीं होती है, ठीक है। और इसके हर एक पाली में एक चीज और ध्यान रखना है, 2 पाली में बटा होता है, और हर पाली में आप क्या देखोगे कि 2 कोष्ठक होंगे, 2 थैली होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो परागकोश की प्रत्येक पाली होती है द्विकोष्ठीय होती है, द्विकोष्ठीय या फिर डाइथिकस होती है। द्विकोष्ठीय या फिर क्या होती है, डाइथिकस होती है। क्या ये चीज याद रहेगा परागकोश के बारे में कि सर जी परागकोश जो है एक पुंकेसर का सबसे ऊपरी गुंबद जैसी संरचना है। पहली चीज, परागकोश सामान्यतः कैसे होते हैं, द्विपालिक होते हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली जो है द्विकोष्ठीय होती है, ठीक है। परागकोश वह संरचना है जिसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। इसी के अंदर क्या बनेंगे बउआ, पराग कण बनेंगे। परागकोश के अंदर ही पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण कहां होगा, पोलन ग्रेन्स कहां बनेंगे, पराग कण को हम लोग क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन्स बोलेंगे, ठीक है। तो पराग कणों का निर्माण जो है एक पुष्प के किस संरचना में होती है, तो पराग कणों का निर्माण एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश में होती है। क्या चीजें क्लियर है इतनी, परागकणों का निर्माण अगर क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखते चले जाइए, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। काजल कुमारी ने यस सर बोला, बहुत बढ़िया बुआ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने क्या बोला कि सर जी जो पुंकेसर होता है इसके 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपरी और एक निचली। ऊपरी गुंबद जैसी संरचना परागकोश कहलाती है। परागकोश को अंदर से देखा जाए तो ये 2 पाली में बटा होता है, यानी ये द्विपालिक स्थिति में देखने को मिलती है। और हर पाली में 2 कोष्ठक होता है, यानी ये द्विकोष्ठीय संरचना, द्विकोष्ठीय स्थिति में देखने को मिलती है। परागकोश ही वह संरचना है जिसके अंदर पराग कणों यानी पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, निर्माण होता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये परागकण ही वह संरचना होती है जो परागकोश के अंदर बनता है और जिसके अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं, जिसके अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं। इसीलिए परागकण को हम लोग जो है नर युग्म कोदभिद कहते हैं। तो परागकण को क्या बोला जाता है, नर युग्म
कोद भिद कहते हैं। परागकण नर युग्मक नहीं है, परागकण के अंदर नर युग्मक होता है, इसीलिए परागकण को हम लोग नर युग्म कोदभिद बोलते हैं, या फिर इसे मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं जरा सा शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी ज्वाइन हो पाए, सभी को लाभ हो पाए, ठीक है बउआ। हाँ बिल्कुल वो रंकुश कुमार ऑफलाइन में पढ़ाया था हमने, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोला कि परागकण जो होता है ये परागकोश के अंदर बनता है, और परागकण वह संरचना है जिसके अंदर नर युग्मक यानी लघु विषाणु पाया जाता है। और चूंकि परागकण के अंदर नर युग्मक होता है, इसीलिए परागकण को नर युग्म कोदभिद या मेल गैमीटोफाइट कहा जाता है। परागकण एक पौधे का नर युग्मक नहीं है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। परागकण एक पौधे का नर युग्मक नहीं है, परागकण एक पौधे का नर युग्म कोदभिद यानी मेल गैमीटोफाइट है। ऐसी संरचना है जिसके अंदर नर युग्मक पाया जाता है। बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप नीचे देखोगे, ठीक है, तो पहले एक चीज और ऊपर बात कर लेते हैं। सामान्यतः तो द्विपालिक स्थिति में देखने को मिलती है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है। एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखनी है कि सर जी जो गुड़हल होते हैं ना, जो गुड़हल, ठीक है, गुड़हल जिसको हिबिस्कस या चाइना रोज बोलते हैं, चाइना रोज बोलते हैं, ये जो गुड़हल का जो परागकोश होता है, गुड़हल का जो परागकोश होता है, ये एक पालिक स्थिति में पाई जाती है। किस स्थिति में मिलेगा? एक पालिक स्थिति में होगा, यूनिलॉब्ड स्थिति में होगा। और ये चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कि सामान्यतः मोस्ट ऑफ दी फ्लावर के जो एंथर होते हैं ये बाइलॉब्ड होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें बाइलॉब्ड नहीं, यूनिलॉब्ड यानी एक पालिक स्थिति में परागकोश देखने को मिलता है। बेस्ट एग्जांपल है गुड़हल यानी चाइना रोज। क्या ये एग्जांपल याद रहेगा? क्या ये एग्जाम्पल याद रहेगा? बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नीचे देख लीजिए। अब नीचे वाला पार्ट जो है ये तंतु है या फिलामेंट है। तंतु या फिलामेंट का काम क्या होता है? ये तंतु या फिलामेंट का काम क्या है? तो सर जी ये पूरे के पूरे पुंकेसर को आंतरिक दृढ़ता प्रदान कर रही है, आंतरिक दृढ़ता प्रदान कर रही है, ठीक है, दृढ़ता प्रदान कर रही है। इसके अलावा क्या करती है? ठीक है, तो इसके अलावा ये नीचे से भोजन प्राप्त करेगी और ऊपर जो है परागकोश तक पहुंचाएगी ताकि परागकोश का डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि सर जी पुमंग क्या होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। सर जी पुमंग जो है एक फूल के अंदर जितने भी नर जनन अंग है उस सभी को पुमंग के द्वारा सूचित किया जाता है। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर एक पुष्प के एक नर जनन अंग होता है और एक पुंकेसर को दो हिस्से में बांटा गया है। सबसे ऊपरी गुंबद जैसी संरचना को परागकोश कहते हैं या एंथर कहते हैं और निचली जो डंडल जैसी संरचना है इसे हम लोग तंतु या फिर फिलामेंट कहते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है पुमंग यानी पुंकेसर, पुमंग की भी बातें हो गई और पुंकेसर की संरचना की भी बातें हो गई, यहां पर क्लियर होती है। आप बताइए पुमंग या पुंकेसर से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पुमंग या पुंकेसर से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पुमंग या पुंकेसर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जायांग का डिस्कशन किया। जायांग में हम लोगों ने स्त्री केसर का डिस्कशन किया, फिर हम लोगों ने पुमंग का डिस्कशन किया और पुमंग के अंदर हम लोगों ने पुंकेसर का डिस्कशन किया यानी स्टैमेन का डिस्कशन किया। तो यहां पर जो पिक्चर हमने बनाया है वो किसका पिक्चर है? पुंकेसर का पिक्चर है यानी स्टैमेन का पिक्चर है। ये पुंकेसर का है यानी स्टैमेन का पिक्चर है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखनी है कि सर जी अब देखिए यहां पर ये जो देख रहे हो ना कि परागकोश है ऊपर और नीचे जो है तंतु है, तो परागकोश दो पाली में बटा हुआ है। इसके पालियों को जोड़ने वाला जो उत्तक होता है ना इसे योजी कहते हैं। इसे योजी कहते हैं या फिर इसे क्या कहेंगे? कनेक्टिव कहेंगे। योजी या फिर क्या कहेंगे? कनेक्टिव कहेंगे। तो हमने क्या बोला कि सर जी आप ऐसा डेफिनेशन दे सकते हो कि परागकोश और तंतु को जोड़ने वाला उत्तक योजी कहलाता है या फिर परागकोश के दोनों पालियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? योजी या फिर कनेक्टिव कहलाती है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े? योजी काजल कुमारी ने बोला बहुत बढ़िया बउआ, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े? चलिए ठीक है बउआ। जो बच्चे अभी तक भी ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको शेयर कर दीजिए। चलिए, तो अभी तक हम लोग जायांग कंप्लीट कर लिए, पुमंग कंप्लीट कर लिए, स्त्री केसर की संरचना कंप्लीट हो गई, पुंकेसर की संरचना कंप्लीट हो गई और इससे एक्स्ट्रा कभी भी आपके बोर्ड्स में पूछे नहीं जाएंगे। पुमंग एंड्रोसियम या क्वेश्चन नोट्स कर सकते हैं, क्लास में छूट गया था, बिल्कुल कर सकते हैं बउआ। आपको जो है इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और पीडीएफ के थ्रू जो है आप सब कुछ नोट कर सकते हो। आप चाहो तो ऑनलाइन वाला क्लास रीड करके आप पीडीएफ लगा पीडीएफ से नोट्स बनाते चले जाओ और इससे एक्स्ट्रा कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। वो सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब पार्ट पे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने किसका किसका बात कर लिया?
अभी तक हम लोगों ने किसका किसका बात कर लिया? तो सर जी हम लोगों ने जायांग का चर्चा कर लिया, हम लोगों ने जायांग का चर्चा कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने पुमंग का चर्चा कर लिया, हम लोगों ने स्त्रीकेशर का चर्चा कर लिया, हम लोगों ने पुंकेशर का चर्चा कर लिया। अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? दलपुंज का चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग कोरोला बोलते हैं। अब हम लोग दलपुंज का चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला बोलते हैं, ठीक है। चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा। अब ये दलपुंज क्या होता है? तो दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। ध्यान रखना है, एक फूल के अंदर जितनी भी रंगीन पत्तियां होती है ना, जितनी भी रंगीन पत्तियां होती है, एक फूल में जितनी भी रंगीन पत्तियां होती है, उन सभी के समूह को हम लोग दलपुंज या कोरोला बोलते हैं। अब किसी में जो है पीली पत्ती मिलेगी, किसी में गुलाबी पत्तियां मिलेगी, किसी में सफेद पत्तियां मिलेगी। तो एक फूल की जो भी रंगीन पत्तियां होती है उसको हम लोग दलपुंज शब्द से सूचित करते हैं। उसको हम लोग किस शब्द से सूचित करेंगे? दलपुंज शब्द से सूचित करेंगे, ठीक है। चलिए बात को समझते हैं। देखिए दलपुंज क्या है, तो यहां पर हमने क्या बोला कि ये फूल है, ये फूल की रंगीन पत्तियां हैं, ये फूल की रंगीन पत्तियां हैं। इन रंगीन पत्तियों को हम लोग किस शब्द से सूचित कर रहे हैं? दलपुंज शब्द से, ठीक है। देख लीजिए, यह पुष्प के यानी दलपुंज जो है पुष्प के सभी रंगीन पत्तियों को सूचित करता है। दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। पहले क्लास में ही पढ़ रखे हो कि एक यदि रंगीन पत्ती हम बाहर निकालेंगे ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? दल कहेंगे या फिर पीटल कहेंगे। दल कहेंगे या पीटल कहेंगे, एक तो होता नहीं है, ये समूह में देखने को मिलता है। तो दल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। इसका मतलब एक फूल के अंदर जितनी भी रंगीन पत्तियां आपको देखने को मिलती है, उसके समूह को दलपुंज या फिर क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। दलपुंज या फिर क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। क्या बातें क्लियर है? बफरिंग हो रही है, उस समय में खुद ही ठीक हो जाएगा बबू, नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ऐप पे लाइव नहीं चलेगा, शोभा देवी जो भी है ऐप पे लाइव नहीं चलेगी आज, जो है क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है। चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, हमने क्या बोला कि दल जो है, दल के समूह को दलपुंज, तो यही चीज तो यहां पर लिखा हुआ है कि दलपुंज की जो इकाई होती है वो दल होता है, अर्थात दलों के समूह को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। तो यहीं पर इसका जस्ट उल्टा अगर हम कर ले तो दलों के समूह को दलपुंज और दलपुंज की इकाई को क्या कहेंगे? दल कहेंगे। ये सारी चीजें हमने पहली क्लास में ही बता रखी है, ठीक है। यह जनन के लिए जरूरी नहीं है। जनन के लिए जरूरी कौन कौन सा अंग है? जनन के लिए मात्र 2 अंग यहां पर जरूरी देखने को मिलेगा आपको, एक तो स्त्रीकेशर और दूसरा क्या है? पुंकेशर, ठीक है। जायांग और पुमंग जो है बस जनन के लिए यही जरूरी है। लैंगिक जनन के लिए नर और मादा जनन अंग का होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी तामझाम आप फूलों में देखते हो वो जनन के लिए जरूरी नहीं होती है। तो हरी पत्तियां भी जनन के लिए जरूरी नहीं है, रंगीन पत्तियां भी जनन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हां ये महत्वपूर्ण काम करती है। कीट परांगित जो पुष्प होते हैं उस पुष्पों में परागण के लिए ये कीटों को, जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है, ठीक है। कीटों को, जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। तो देखिए हमने क्या लिखा कि सर जी यह जो है जनन के लिए आवश्यक नहीं है, किंतु कीट अथवा जंतुओं को आकर्षित करने का क्या करती है? काम करती है। क्या बातें क्लियर है? हमने क्या बोला कि सर जी दलपुंज जो है एक फूल के सभी रंगीन पत्तियों को सूचित करती है। दलपुंज की इकाई को दल या पीटल कहा जाता है। दलों के समूह को दलपुंज या कोरोला कहा जाता है। यह जनन के लिए जरूरी नहीं होती है, लेकिन यह कीट अथवा जंतुओं को फूलों की ओर आकर्षित करने का काम करती है। फूल जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जंतु होते हैं, इन्हीं पत्तियों से आकर्षित होकर पहुंचते हैं किनके पास? फूल के पास, ठीक है। तो ये कीटों को आकर्षित करते हैं, ये इंसेक्ट्स को आकर्षित करते हैं, ये जो है जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं ताकि परागण की क्रिया संपन्न हो पाए। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलिए। कीट और जंतु को, रंकुश कुमार पूछ रहे कीट और जंतु को क्यों आकर्षित करते हैं। आगे चलकर एक टॉपिक पढ़ोगे आप, परागन, ठीक है। परागन में क्या होता है कि परागकण जो है वो परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और इस क्रिया में पुष्प को जो है बाहरी कारकों का सहारा लेना पड़ता है। तो युग्मक स्थानांतरण के लिए, युग्मक को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यहां पर पुष्पों को, कीट परांगित पुष्पों को, कीटों को और जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो रंकुश कुमार बात आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई दलपुंज की बात। दलपुंज के बाद
हम बात करते हैं किसकी, बाह्य दलपुंज की। दलपुंज के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, बाह्य दलपुंज की। तो दलपुंज क्या था, एक फूल की जो रंगीन पत्ती थी उसे हमने दलपुंज कहा। बाह्य दलपुंज क्या होगा, बाह्य दलपुंज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जरा सा ध्यान से बउआ, बाह्य दलपुंज क्या होता है, बेसिकली एक फूल का जो सबसे निचली, एक फूल का जो सबसे निचली पत्ती होती है ना, एक फूल का जो सबसे निचली, ये जो पत्ती देख रहे हो, ठीक है, इसे हम लोग बाह्य दल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। सबसे आधारीय, सबसे निचली आधार पे जो पत्ती है इसे हम बाह्यदल बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे सेपल बोलते हैं। बाह्यदल या फिर क्या बोलेंगे, सेपल। ये एक होगा तो ठीक है। अब इसका समूह पाया जाता है, इसका समूह पाया जाता है। अब समूह को क्या कहेंगे, तो समूह को बाह्यदल पुंज कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बाह्यदलों के समूह को क्या कहेंगे, बाह्यदल पुंज कहेंगे, बाह्यदल पुंज कहेंगे। और बाह्यदल पुंज की इकाई कौन हो जाएगी, तो बाह्यदल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि पुष्प का जो सबसे आधार पे, सबसे नीचे पर लगा हुआ जो पत्ती होगा उसे हम बाह्यदल बोलेंगे। सबसे बाहर वाला दल होगा, ये सबसे बाहर वाला पत्र होगा। कहीं पर बाह्य पत्र भी लिखा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये सबसे नीचे वाली जो पत्ती है उसे हम बाह्यदल बोलते हैं, ठीक है। अब ये बाह्यदल करता क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सामान्यतः ये जो बाह्यदल होती है ये हरे रंग की देखने को मिलती है। यहां पर भी जो फूल दिख रहा है वो हरे रंग का ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बाह्यदल जो है यह पुष्प के सभी आधारीय यानी सबसे निचली पत्ती को सूचित करती है, आधार की पत्ती को सूचित करती है, सबसे निचली पत्ती को सूचित करती है, या पत्तियों को सूचित करती है, या आधार की पत्तियों को क्या करती है, सूचित करती है। ये सामान्यतः कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हरा रंग का होगा। नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के फ्लावर्स में आपको ये ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है, हरे रंग की होती है। अब ये जो है अन्य चक्र, अन्य चक्र का मतलब क्या हो गया, तो चार चक्र हमने बताया था, जायांग बताया, पुमंग बताया, दलपुंज बताया, अब आया बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है, तो आप इमेजिन करो कि जब एक फूल कली के रूप में होता है, तो कली जो है, फूल का कली किससे ढका होता है, बाहरी पत्ती से ही ढका होता है, जो फूल के खिलने के बाद सबसे नीचे में चले आते हैं, ठीक है। वो करता क्या है, तो फूल के जितने भी इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं, हॉर्ल होते हैं, पुमंग हो गया, जायांग हो गया, दलपुंज हो गए, सबको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, बाह्य दलपुंज करता है, ठीक है। तो बाह्य दलपुंज का काम होता है पुष्प के अन्य पुष्प के अन्य चक्रों की क्या करना, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। बाह्यदल पुंज की जो इकाई है उसे बाह्यदल कहते हैं, और बाह्यदलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। यहां पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कुछ फूलों में एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। एक्सेप्शन क्या देखने को मिलेगा, जरा ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। आपने कभी कनीर का फूल देखा है, आपने कभी कनेर का फूल देखा होगा, ठीक है। अब कनेर का फूल में से आपको बोला जाए कि दल को अलग कर दीजिए और बाह्यदल को अलग कर दीजिए, क्या यह पॉसिबल है? ऑब्वियस ही बात है, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दल और बाह्यदल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। दल और बाह्यदल एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। यहां पर देखिए ये वाली फूल की हम बात कर रहे हैं, इस पौधे की बात कर रहे हैं। इसके फूल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप क्या पाओगे, इसके फूल को यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे कि सर जी सबसे नीचे में हरी जो है पत्ती है। अब हरी पत्ती जो होता है वो होता है बाह्यदल, बाहर की ओर आपको हरी पत्ती देखने को मिलेगा, बाह्यदल। और इससे चिपका हुआ होगा पूरी तरीके से पीला वाला पत्ती, इससे पूरी तरीके से पीला वाली पत्ती जो है चिपका हुआ होगा, एक दूसरे से संयोजित होगा, एक दूसरे से एकदम पूरी कस के जो है जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर जी यहां पर हम दल को अलग नहीं कर सकते, बाह्यदल को अलग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से संयोजित है। जब एक दूसरे से संयोजित होंगे तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, तो देखिए बउआ यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, दल है, ठीक है, और दल के साथ जुड़ा हुआ कौन है, बाह्यदल है, दल है, और दल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, बाह्यदल है, ठीक है। और दल और बाह्यदल ये दोनों एक दूसरे से संयोजित है, अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड है, संयोजित है, ठीक है। तो दल और बाह्यदल जब एक दूसरे से जुड़े हुए रहे तो हम दल अलग शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, बाह्यदल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे का भाग ही है। तो इसे हम कहेंगे परिदल, ठीक है, या परिबाह्य दल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम परिदल भी बोलते हैं या परिबाह्य दल भी बोलते हैं, ठीक है, परिबाह्य दल बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए तो दल को हम लोग पीटल कहते हैं, दल को हम लोग क्या कहते हैं, पीटल कहते हैं। वही हम लोग बाह्यदल को सेपल कहते हैं, बाह्यदल को हम लोग सेपल कहते हैं। तो पीटल प्लस सेपल इक्वल टू हो जाता है टेपल, पीटल प्लस सेपल इक्वल टू क्या हो जाता है, टेपल। और ये इंपॉर्टेंट है, पीटल प्लस सेपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेपल हो जाएगा, ठीक है। और ये स्थिति आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगा किसमें, कनेर के फूल में मिलेगा, कनेर के पुष्प में मिलेगा। क्या ये चीजें क्लियर है, क्या ये चीजें क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर बोलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आनंद कुमार मंडल, सर आप कहाँ से हैं? पटना से हैं बउआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। कनेर का जो फूल होता है, इसके जो दल हैं और बाह्यदल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब ये दोनों जुड़े हुए होंगे तो इस स्थिति को हम परिबाह्यदल बोलेंगे। पीटल प्लस सेपल इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेपल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि सर जी इसमें भी तो 4-5 की स्थिति में देखने को मिलता है। आपको भी देखना है, इसमें 5 को मिलेगा देखने को, ठीक है। एक तो है नहीं, 5 है, 5 मतलब समूह है, तो परिबाह्यदल का समूह यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहां पर परिबाह्य दल का क्या मिलेगा? समूह देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर जी यदि परिबाह्य दल का समूह होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में पुंज शब्द का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, तो परिबाह्य दल क्या हो जाएगा? पुंज हो जाएगा। अंग्रेजी में इसे पेरियंथ बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। तो परिबाह्य दलों के समूह को, परिबाह्य दलों के समूह को परिबाह्य दल पुंज या फिर क्या कहते हैं? पेरियंथ। और परिबाह्य दल पुंज के इकाई, परिबाह्य दल पुंज के इकाई को हम लोग परिबाह्य दल बोलेंगे, ठीक है। और ये स्थिति हमें किसमें मिलेगी? तो कनेर के फूल में देखने को मिलेगा। क्या चीजें क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? इस स्लाइड में जो भी कुछ नजर आ रहा है क्लियर है, या कहीं से कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो फटाक से पूछिए वो। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन है तो फटाक से पूछिए। चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने चारों चक्र का बात कर लिया। हमने बात कर लिया जायांग का, हमने बात कर लिया पुमंग का, हमने बात कर लिया दल पुंज का, हमने बात कर लिया बाह्य दल पुंज का, और हमने यहां पर एक एक्सेप्शन का भी बात किया, परिबाह्य दल पुंज का। बात क्लियर है। अब हम लोग फूल के अन्य अवयवों पे बात करते हैं। 4 चक्र तो कंप्लीट हो गए। 4 चक्र के अलावा क्या और चीजें आपको देखने को मिली थी फूल के अंदर? तो मिला था, आपको पुष्पासन भी देखने को मिला था, आपको पुष्पवृंत भी देखने को मिला था। और जब फूल की बात कर रहे हैं तो इसे छोड़ना जो है अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। हालांकि जो पहला स्लाइड था उस स्लाइड में हम काफी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, काफी अच्छे से बता रखे हैं। चलिए ठीक है, फिर भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट किस पे बात करेंगे? पुष्पासन या थैलेमस या रिसेप्टिकल पे बात करेंगे। पुष्पासन, थैलेमस या फिर किस पे बात करेंगे? रिसेप्टिकल पे बात करेंगे, ठीक है। पुष्पासन क्या होता है? देखो, तो पुष्प के जितने भी चक्र हैं, चाहे वो पुमंग हो, जायांग हो, या फिर दलपुंज हो या बाह्य दलपुंज हो, नीचे की ओर आप देखोगे कि आसन से जुड़े होते हैं। नीचे की ओर किससे जुड़े होंगे? ये एक आसन से जुड़े होंगे। एक नीचे जो है फूली हुई संरचना से जुड़ी होगी, और इस फूली हुई संरचना को ही हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पुष्पासन बोलते हैं इसे। पुष्पासन या फिर इसे क्या बोलेंगे? थैलेमस बोलेंगे। पुष्पासन या फिर क्या बोलेंगे? थैलेमस बोलेंगे। क्या बातें क्लियर है? पुष्पासन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? थैलेमस बोलेंगे। चलिए बात को समझते हैं। देखिए, तो पुष्पासन जो है पुष्प के सबसे नीचली पुष्प के सबसे नीचे में है, ये सबसे नीचली एवं थोड़ी फूली हुई संरचना होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है पुष्प के सभी अवयवों मतलब क्या? चाहे पुमंग हो, चाहे जायांग हो, चाहे दलपुंज हो, ठीक है, या फिर बाह्य दल पुंज हो, ये सभी को क्या करता है? आधार पर यानी निचली सतह पर बाह्य दल पुंज हो, ठीक है, ये सबको क्या करता है? आधार पर एक साथ बांध कर रखने का काम करता है। तो अब देख लो, यहां पर पुमंग हो, जायांग हो, चाहे दल पुंज हो या बाह्य दल पुंज हो, इसका एक सिरा तो मुक्त होता है, लेकिन दूसरा सिरा ये नीचे की ओर क्या रहता है? बंधा हुआ रहता है। कौन बांध के रखता है? पुष्पासन बांध के रखता है। कौन बांध के रखता है? पुष्पासन बांध के रखता है। तो पुष्पासन का काम है पुष्प के सभी चक्रों को, पुष्प के सभी अवयवों को आधार पर एक साथ बांध करके रखना। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? नेक्स्ट जो संरचना है वो पुष्पवृंत है, इसे भी नहीं छोड़ सकते हम। चलिए, पुष्पवृंत क्या होता है? तो फूल का सबसे ये जो निचली हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, फूल का ये सबसे निचली डंडल जैसी जो हिस्सा देखने को मिल रहा है, जिससे पकड़ते हैं, फूल को पकड़ना होता है तो हम इसी हिस्सा को पकड़ते हैं ना, ठीक है। तो इस हिस्से को हम लोग नाम क्या दे देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत बोलते हैं। पुष्पवृंत या फिर इसे पेडिशल बोलते हैं, या फिर हम इसे स्टॉक भी कहीं कहीं देखते हैं, लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। पुष्पवृंत बोलिए, पेडिशल बोलिए, या फिर क्या बोलिए? स्टॉक बोलिए। बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? क्लियर है। अंकुश कुमार कह रहे हैं क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा सा पुष्पवृंत के बारे में क्या बोला गया। ये डंडल जैसी संरचना ये है ना, देखो यहाँ पे पुष्पवृंत क्या है? यह एक पुष्प का वह डंटी है, ये डंडल जैसी संरचना है जो पुष्प को किससे जोड़ के रखेगी? पुष्प को जोड़ेगी, ये तना से जोड़ेगी। नीचे तना होगा,
ठीक है। रूपांतरित तना होता है पुष्प, ये पता है आपको, और तना से ही इसका उदय होता है। तो नीचे तो ये तना से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, तना से जुड़ा होगा। तो पुष्प को तना से जोड़ के रखने का काम, पुष्प को तना से जोड़ के रखने का काम कौन कर रहा है, पुष्पवृंत कर रहा है। ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो पुष्पवृंत जो है एक पुष्प का वह डंडल जैसी संरचना है जो पुष्प को तनाव से क्या करती है, जोड़ कर रखती है। अब ये करती क्या है, तना से भोजन प्राप्त करेगी और इस भोजन को फूल के अन्य अवयवों तक पहुंचाएगी, जल को पहुंचाएगी और जो भी महत्वपूर्ण चीजों है वो फूल को पहुंचा देगी ताकि फूल का वृद्धि और विकास सही तरीके से हो सके। तो यह यानी पुष्पवृंत जो है तनाव से भोजन, जल एवं अन्य आवश्यक सामग्री को कहां तक पहुंचाती है, पुष्प के अन्य अवयवों तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो हमने पुमंग भी समझ लिया, जायांग भी समझ लिया, हम लोगों ने बाह्यदल भी समझ लिया, हम लोगों ने दलपुंज भी समझ लिया, हम लोगों ने पुष्पासन भी समझ लिया और हम लोगों ने पुष्पवृंत भी समझ लिया। और इस तरीके से पुष्प के जितने भी अवयव थे, जितने भी पार्ट्स थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, पूरी तरीके से आप समझ चुके हो। यहां तक में किसी को किसी तरह का परेशानी है, डाउट है, पीड़ा है तो आप अभी बोल दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। यहां तक में किसी को परेशानी है तो बोलिए, समझा देते हैं। वो फटाफट कमेंट करेंगे। आप लोग काफी सुस्त नजर आ रहे हो। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे आगे कुछ टर्म्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं, कुछ टर्म्स, कुछ छोटे मोटे टर्म्स, कुछ छोटे मोटे सवाल, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। और ये भी पुष्प से जुड़ी हुई ही बातें हैं, पुष्प से जुड़ा हुआ ही बात हम लोग करेंगे अभी भी, ठीक है। कौन कौन सी बातें होंगी, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पूर्ण पुष्प क्या होता है। जब हम फूल को समझा रहे होंगे, पुष्प को समझा रहे होंगे, तो वहां पर हमने इस शब्द का नाम लिया होगा। अभी थोड़ा डेफिनेशन के साथ बात करते हैं, ठीक है। पूर्ण पुष्प क्या होता है, अपूर्ण पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे या एकलिंगी पुष्प कहेंगे। इन छोटी छोटी शब्दों को भी क्लियर रखना, समझना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि काफी आसान होता है और आपने नहीं पढ़ा होता है, जिसके कारण वो क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। चलिए काफी आसान चीजें हैं। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, तो आपने देखा कि एक फूल में 4 चक्र होते हैं, ठीक है। वैसा कोई भी फूल जिसमें चारों चक्र मौजूद हो, चारों चक्र मौजूद हो, ठीक है, जायांग भी हो, स्त्री जायांग भी हो, पुमंग भी हो, दलपुंज भी हो और बाह्य दलपुंज भी हो, वैसे पुष्पों को हम लोग पूर्ण पुष्प कहेंगे। वैसा पुष्प जिसमें क्या हो, वैसा पुष्प जिसमें सभी चक्र, जैसे पुमंग है, जायांग है, दलपुंज है या बाह्य दलपुंज है, सभी पाए जाते हैं, पूर्ण पुष्प या फिर कंप्लीट फ्लावर कहलाते हैं। क्या ये टर्म क्लियर है? पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, तो वह कोई भी पुष्प जिसमें पुष्प के चारों चक्र मौजूद हो, ठीक है, पुमंग भी हो, जायांग भी हो, दलपुंज भी हो और बाह्य दलपुंज भी हो, तो वैसे पुष्पों को हम लोग पूर्ण पुष्प कहेंगे। और यहां पर जिस पिक्चर के थ्रू हम आपको कंटेंट को समझा रहे हैं, ये फूल भी पूर्ण पुष्प है, क्योंकि इस फूल में आपको चारों चक्र देखने को मिला। इस फूल में आपको पुमंग, जायांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज सब कुछ देखने को मिले, तो ये फूल जो है ये पूर्ण पुष्प है। कौन सा पुष्प होगा? पूर्ण पुष्प। अब इस चारों में से कोई भी एक या एक से अधिक चक्र जो है अनुपस्थित मिले, कोई भी एक या एक से अधिक चक्र क्या मिले, अनुपस्थित आपको देखने को मिले, तो वैसे पुष्प को हम लोग अपूर्ण पुष्प कहेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन है कि सर जी वैसा कोई भी पुष्प हो, ठीक है, जिसमें 4 चक्र के जगह पर 2 चक्र हो, 3 चक्र हो, 1 चक्र हो, यानी चारों चक्र मौजूद नहीं है, एक या एक से अधिक चक्र जो है अनुपस्थित है, तो इस स्थिति में उस पुष्प को हम पूर्ण पुष्प नहीं कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। तो हमने क्या बोला, चलिए अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, वह पुष्प जिसमें पुष्प के कोई भी एक या एक से अधिक चक्र क्या हो, अनुपस्थित हो, अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं या इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं। क्या ये 2 शब्दों का मायने समझ में आ गया? क्या ये 2 शब्दों का मायने समझ में आ गया? क्लियर है तो आगे बोलिए, क्लियर है ऐसा लिखिए आप, यस सर क्लियर है, ये लिखते रहिए, हम आगे बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो पूर्ण पुष्प किसे कहा हमने, जिसमें चारों चक्र मौजूद हो। अपूर्ण पुष्प किसे कहा हमने, जिसमें कोई एक या एक से अधिक चक्र क्या हो, अनुपस्थित हो, अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। बातें क्लियर है? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक होगा द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे, ठीक है। तो वैसा कोई भी पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों हो, वैसा कोई भी पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों हो, ठीक है, यानी स्त्री केशर भी हो, पुंकेशर भी हो, या जायांग भी हो और पुमंग भी हो, वैसे पुष्प को हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे, ठीक है। यानी वैसा पुष्प, एक फूल हम लेंगे और फूल में चेक करेंगे कि इस फूल में जो है स्त्री केशर और पुंकेशर दोनों है या नहीं है। यदि दोनों मौजूद है,
जायांग भी है और पुमंग भी मौजूद है, तो उस स्थिति के पुष्प को हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। क्या चीजें क्लियर है? द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे? तो वह पुष्प जिसमें स्त्री केशर और पुंग केशर दोनों मौजूद हो, ठीक है, यानी फूल के नर जनन अंग भी हो और मादा जनन अंग भी हो, ये दोनों मौजूद होना चाहिए। तो दोनों लिंग यदि मौजूद होगा तो वैसे पुष्प को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। क्या चीजें क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, यहां पर एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये पिक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस पिक्चर हो सकता है कि पिक्चर आपको दिखने में थोड़ी सी परेशानी हो, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम पिक्चर को, ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे की चीजें यहीं से क्लियर हो जाएगी। यहां पर आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस पिक्चर को जरा ध्यान से अगर आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या है? तो बीच में आपको क्या मिल रहा है? ये ऐसा फूल है जिसके बीच में स्त्री केशर भी है, ठीक है, और इसके अगल बगल में आपको पुंग केशर भी देखने को मिल रहा है। तो आप बताओ ये एक लिंगी है या द्विलिंगी है? आप बताओ ये एक लिंगी है या द्विलिंगी है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है? स्त्री केशर भी है और इसमें क्या है? पुंग केशर भी है, दोनों लिंग मौजूद है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? द्विलिंगी बोलेंगे। तो ये कैसा पुष्प हो जाएगा? द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है? ये कैसा पुष्प हो जाएगा? द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा, ठीक है। क्या बातें क्लियर है? चलिए इसके नेक्स्ट फ्लावर पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो फूल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फूल, इस फूल को जरा ध्यान से देखिए। इस फूल में आपको सिर्फ और सिर्फ स्त्री केशर देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्त्री केशर है, पुंग केशर तो है ही नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको मादा जनन अंग देखने को मिल रहा है। स्त्री केशर है यानी सिर्फ कौन सा अंग है? मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है, इसमें नर जनन अंग तो देखने को ही नहीं मिल रहा है, यानी इस फूल के पास सिर्फ एक लिंग मौजूद है। तो इस फूल को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक लिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक लिंगी बोलेंगे या यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। क्या चीजें क्लियर है? एक लिंगी बोलेंगे या यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। कहीं से कोई कंफ्यूजन रहे तुरंत क्वेश्चन करिए बुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर पे ध्यान से देखते हैं। ये फूल जब ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें आप क्या देखोगे? इसमें पुंकेशर, इसमें स्त्री केशर तो है ही नहीं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? पुंकेशर दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? पुंकेशर है, स्त्री केशर तो है ही नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? पुंकेशर देखने को मिल रहा है, सिर्फ पुंकेशर है। और पुंकेशर जो है नर जनन अंग होता है। पुंकेशर क्या होता है? नर जनन अंग होता है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही लिंग है, दूसरा लिंग अनुपस्थित है, यानी ये भी कैसा पुष्प होगा? एक लिंगी पुष्प होगा, ठीक है। तो ये द्विलिंगी, ये एक लिंगी और ये भी क्या है? एक लिंगी। अब ये इसमें अंतर है, ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये एक लिंगी पुष्प है, लेकिन ये एक लिंगी पुष्प के पास सिर्फ स्त्री केशर है, इसलिए हम ऐसे पुष्प को स्त्री केसरित पुष्प कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? स्त्री केसरित पुष्प कहेंगे, स्त्री केसरित पुष्प, या फिर इसे हम लोग जो है पिस्टिलेटेड फ्लावर बोलते हैं, ठीक है, पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। स्त्री केसरित पुष्प या पिस्टिलेट फ्लावर। यदि आपसे पूछे कि बताइए स्त्री केसरित पुष्प किसे कहेंगे, तो आप सिंपल सा आंसर करोगे कि सर जी वैसा एक लिंगी पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्री केशर मौजूद हो। ये एक लिंगी पुष्प है ना बउआ, तो वैसा एक लिंगी पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्री केशर मौजूद हो, वैसे एक लिंगी पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे? स्त्री केसरित पुष्प कहेंगे। और वैसा एक लिंगी पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुंकेशर मौजूद हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुंकेशरित पुष्प कहेंगे, पुंकेशरित पुष्प कहेंगे, या फिर हम इसे स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे या स्टेमिनेटेड फ्लावर कहेंगे। क्या ये चीजें क्लियर है? जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग है वो द्विलिंगी, जिसमें सिर्फ एक जनन अंग है एक लिंगी, ये दोनों एक लिंगी है। लेकिन ये जो है स्त्री केसरित और ये क्या है? पुंकेसरित। जो स्त्री केसरित होगा इसे आप मादा पुष्प भी कह सकते हो, इसे आप क्या कह सकते हो? ये मादा पुष्प है। और जो पुंकेसरित पुष्प होगा इसे आप क्या कहोगे? ये नर पुष्प है, क्योंकि इसके पास सिर्फ नर जनन अंग है और इसके पास सिर्फ मादा जनन अंग है। क्या चीजें क्लियर है? क्या चीजें क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलिए ठीक है, बस इसी टर्म्स को समझना था। चलिए अब पॉइंट पे बात करते हैं। तो हम लोगों ने पूर्ण पुष्प क्या होता है इसे समझ लिया, हम लोगों ने अपूर्ण पुष्प क्या होता है इसे समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, और हालांकि हमने उसे भी समझ लिया कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे, ठीक है। एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे इसे समझने वाले हैं हम लोग। तो देखिए एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे बउआ? वह पुष्प जिसमें या तो सिर्फ स्त्री केशर हो या तो सिर्फ क्या हो? पुंकेशर हो। या तो सिर्फ स्त्री केशर हो या सिर्फ क्या हो? पुंकेशर हो। वैसे पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और एक लिंगी पुष्प दो प्रकार का हो जाएगा,
एक लिंगी पुष्प जो है दो प्रकार का हो जाएगा, नर पुष्प अलग और मादा पुष्प अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, हमने बताया यहां पर कि सर जी जो एक लिंगी पुष्प है ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक लिंगी पुष्प कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा हो जाएगा एक लिंगी पुष्प का प्रकार सर जी? तो स्त्री केसरित पुष्प और दूसरा क्या, पुंकेसरित पुष्प। बताया थोड़ा देर पहले बताया हमने। ठीक है, तो स्त्री केसरित पुष्प और पुंकेसरित पुष्प ये दोनों जो है प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, एक लिंगी पुष्प के प्रकार हैं। वह पुष्प यहां पर हमने बताया था ना, वह पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, स्त्री केसर हो, क्या कहलाएगा, सिर्फ स्त्री केसर मौजूद हो, स्त्री केसरित पुष्प या पिस्टिलेटेड फ्लावर कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर देखने को मिले उसको हम लोग पुंकेसरित पुष्प, या फिर हम जिसमें सिर्फ पुंकेसर मौजूद हो पुंकेसरित पुष्प या फिर अस्टैमिनेटेड फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, अस्टैमिनेटेड फ्लावर। ठीक है, और जो स्त्री केसरित पुष्प होता है इसे हम लोग जो स्त्री केसरित पुष्प होता है इसे हम लोग मादा पुष्प भी कहते हैं, और जो पुंकेसरित पुष्प होता है इसे हम लोग नर पुष्प भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पुष्प और पुष्प से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो कहीं ना कहीं कवर हो गई। और हम अब पुष्प से आगे बढ़कर पुष्प में किस तरीके से लैंगिक जनन संपादित होती है उस प्रक्रिया की बात करेंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी की चीजें हम अगले क्लास में सीखेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, यहां तक में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट करके जो भी दिक्कतें हैं यहां तक में आई वो पूछ सकते हो। कहीं से भी दिक्कत है, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे वो पार्ट 2 हो, दोनों सेशन जो लिया गया, दोनों क्लास जो लिया गया, उस क्लासेस से किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट में किसी भी शब्द में किसी तरह का परेशानी है तो आप पूछ सकते हो, अभी हम आंसर करेंगे। और ये क्लास जो है आपका ऑलमोस्ट जो है खत्म हो चुकी है। विशेष बात हम लोग जो है अगले सेशन में करने वाले हैं इससे आगे। तो जो बच्चे जो है पहले के क्लास को अटेंड नहीं किए हैं वो इससे पहले वाले क्लास को जरूर अटेंड कर लेंगे, फिर दूसरे पार्ट को अटेंड करेंगे, फिर तीसरे पार्ट को अटेंड करेंगे। और इस तरीके से जब आप सीरीज में पढ़ेंगे ना तो चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी। ठीक है, चलिए सब कुछ क्लियर है बउआ? रंकुश कुमार बोल रहे हैं क्लियर है, रोहित कुमार बोल रहे हैं क्लियर है, आनंद मंडल बोल रहे हैं क्लियर है, बहुत बढ़िया बउआ। ठीक है, चलते हैं। तो इस तरीके से हम आज के सेशन की समाप्ति हम यहीं पे करते हैं। बाकी की चीज़ें हम जो है अगले सेशन में अगले क्लास में पार्ट 3 में सीखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट बउआ।